создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. І будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим. Peace on our continent has been shattered. Innumerable missiles and bombs have been raining down on an entirely innocent population. Condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। रूस यूक्रेन संकट के कारण विश्व कूटनीति में खेमेबंदी और संप्रभुता के सवाल काफी उलझ गए हैं। यूक्रेन के बूचा समेत अन्य शहरों में जान और माल की भारी तबाही के बाद यूएनएचआरसी में अमेरिकी प्रस्ताव पर हुए मतदान के बाद रूस को इस संगठन से निष्कासित कर दिया गया। यूएनएचआरसी के इतिहास में यह दूसरी घटना है जब किसी देश को निष्कासित किया गया हो। लेकिन मेरी समझ में यूक्रेन संकट दो देशों नहीं बल्कि दो नेतृत्वकर्ताओं की कूटनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम है, जिसमें अनेकों बाहरी कारक अपनी उपयोगिता और सामरिक लक्ष्यों को तलाश रहे हैं। लेकिन आखिरकार यूक्रेन रूस के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विशाल क्षेत्रफल, आबादी, संसाधन और सामरिकता के कारण रूस उसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन साम्यवाद और उसका वैश्विक प्रसार अब रूस की न तो राष्ट्रीय नीति रही न वैश्विक प्रतिष्ठा। रूस ने उसी लोकतंत्र को अपनाया जो कोल्ड वॉर के वर्षों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के वैचारिक आंदोलनों की अपेक्षा थी। 1991 के बाद के 3 दशकों में पूर्व सोवियत संघ से बने गणराज्यों में स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक रूप से एक बेहतर दौर बीता। लेकिन सोवियत महाशक्ति के उत्तराधिकार प्राप्त रूस में आर्थिक व तकनीकी प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं रही। लेकिन साल 2000 में जब पुतिन ने रूस का नेतृत्व संभाला, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार की पकड़ मजबूत की गई। वहां के उन अति समृद्ध कुलीनों को नियंत्रित किया गया जो अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों के लिए रूस में निवेश का माध्यम बन रहे थे। पुतिन के रूस ने सोवियत उत्तराधिकार के रूप में ऐतिहासिक अभिभावकत्व यानी हिस्टोरिकल गार्जियनशिप कॉन्सेप्ट के साथ पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में उपलब्ध संसाधनों और संभावनाओं पर अपना पहला अधिकार और प्राधिकार चाहा, जो रूस को दोबारा से एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता था। यदि हम यूक्रेन को देखें तो वहां बेहद समृद्ध प्राकृतिक गैस और तेल भंडार हैं। लिथियम, टाइटेनियम, गैलेनियम जैसे दुर्लभ व महत्वपूर्ण सामरिक खनिजों के उपलब्धता है। यूक्रेन के कृषि निर्यात पर विश्व की खाद्यान्न सुरक्षा निर्भर करती है और रूस से जर्मनी समेत पश्चिमी यूरोप को होने वाले फ्यूल एक्सपोर्ट में यूक्रेन की कनेक्टिंग फैसिलिटी है। यूक्रेन के अधिकांश खनिज संसाधनों का समुचित दोहन नहीं किया जा सका है, यह एक तथ्य है। यदि यूक्रेन चाहता है कि उसमें निवेश हो, अवसरों का लाभ उठाया जा सके और रूस यदि जरूरी निवेश और तकनीक उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो यह स्वाभाविक है कि यूक्रेन के अपने संसाधनों पर विकास की संभावना को यदि रूसी दबाव में सीमित कर लिया जाता है तो यूक्रेन की जनता इसे अपनी संप्रभुता के साथ समझौता ही समझेगी। रूसी हितों के लिए यूक्रेन में विक्टर यूनुकोविच जैसे किसी कठपुतली सरकार को बिठाने की नीति रूस विरोधी भावना को ही जन्म देगी। यहाँ रूस और भारत की भूसामरिकी की समानता को बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए। क्या होगा यदि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान व म्यांमार के भौतिक संसाधनों को प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विस्तार और ब्रिटिश भारत के ऐतिहासिक अभिभावकत्व के मानदंड से आज का भारत निर्देशित
या नियंत्रित करना चाहे। बिग ब्रदर या कहें ऐतिहासिक अभिभावकत्व हिस्टोरिकल गार्जियनशिप कॉन्सेप्ट का प्रभाव इतना व्यापक है कि क्या नेपाल, क्या श्रीलंका, क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश भारत की भौगोलिक, आर्थिक और तकनीकी व सांस्कृतिक विशालता के कूटनीतिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव से अलग अपने स्वतंत्र और संप्रभु अस्तित्व निर्मित करने की कोशिशों में इन पड़ोसी देशों की राजनीति में अक्सर सुविधाजनक नारा यही बनता रहा है कि जो भारत विरोधी है वही राष्ट्रभक्त है, यानी बीइंग एंटी इंडिया इज सपोज टू बी बीइंग नेशनलिस्ट। यही बात सोवियत सामरिकता और महाशक्ति के उत्तराधिकारी रूस को लेकर यूक्रेन में भावनात्मक रूप से गहरी हुई है। यूक्रेन समेत पूर्व सोवियत गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के संसाधनों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा और उनकी सुरक्षा ही असल में रूस और अमेरिका समेत पश्चिम यूरोपीय देशों की चिंता और कूटनीति है। यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोपीय देशों की नाटो सदस्यता पश्चिमी राष्ट्रों के निवेश और रूस के ऐतिहासिक अभिभावकत्व की दावेदारी से सुरक्षा का कूटनीतिक विकल्प समझा गया है। इसको लेकर रूस की असहजता इसलिए है कि वह यूक्रेन के संसाधनों पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा और नाटो सामरिकता रूसी सीमाओं तक आ पहुंचेगी। रूस ने कहा है कि हम अपने पड़ोस में भारत के समान एक पाकिस्तान नहीं बनने दे सकते, जिसका अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी के रूप में आतंकवाद समर्थक किसी यूक्रेन से रूस को खतरा है, बल्कि रूस में नेतृत्व परिवर्तन और आंतरिक व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए नाटो के जरिए यूक्रेन के इस्तेमाल की आशंका पुतिन को है। यदि पुतिन रूस के सोवियत महाशक्ति के सम्मान की वापसी और पूर्व सोवियत गणराज्यों के संसाधनों पर एकाधिकार चाहते हैं, तो पश्चिमी देशों के लिए रूस ना सही लेकिन पुतिन का नेतृत्व चिंता का कारण हो सकता है। ऐसे ही कारणों से अमेरिकन डिप्लोमेसी ऑफ रिजीम चेंज ने जॉर्जिया और यूक्रेन में उन आंदोलनों को प्रायोजित किया है जो रूस में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए रूसी जनता व समाज को प्रभावित कर सके। साल 2000 से रूसी सत्ता पर काबिज पुतिन 2024 तक तो बने ही रहेंगे, लेकिन इतने लंबे कार्यकाल को यदि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप अपने विजन के डेमोक्रेसी में परिभाषित करना चाहते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है। जो बाइडेन 8 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद 4 साल राष्ट्रपति रहेंगे। फ्रांस में फ्रैंकोइस मित्रा और जैक शिराक क्रमशः 14 व 16 साल नेतृत्व कर चुके हैं। जर्मनी में एंजेला मार्केल का कार्यकाल भी लंबा रहा है और इधर भारत में तो नेहरू गांधी परिवार ने बतौर प्रधानमंत्री 37 सालों तक राज किया है। जाहिर है लोकतंत्र के अपने प्रयोग और प्रयोजन हो सकते हैं। हालांकि पुतिन के रूसी सत्ता पर नियंत्रण से स्थानीय लोकतंत्र की गुणवत्ता कमजोर हुई है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूएसए या ब्रिटिश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी ही पूरी दुनिया के लिए सर्वमान्य मॉडल हो सकता है। अनुभव यही है कि लोकतांत्रिक अपेक्षाओं और नेतृत्व को थोपने के अमेरिकन सेलेक्टिविज्म के कारण ही दुनिया के कई देशों में समस्याएं पैदा हुई हैं। कुल मिलाकर हमें यह मानना होगा कि यह गोर्बाचोव या येलित्सिन का नहीं, पुतिन का रूस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी यूरोप को प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस ने सधे कदमों से यूरोपियन जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स में खुद को अमेरिकी रणनीति के समानांतर महत्वपूर्ण बना लिया है। वहीं रूस अपने ट्रेड और लॉजिस्टिक रूट्स के लिए आर्कटिक सर्कल से इतर सालों भर परिवहन योग्य ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी में अपनी आबादित और सुरक्षित पहुंच की दावेदारी करता रहा है। समस्या यह है कि ओपन डोर पॉलिसी के जरिए नाटो के विस्तार के कारण रूस जिस यूक्रेन युद्ध में अपनी ऊर्जा, संसाधन और छवि को खर्च कर रहा है और कमजोर बना रहा है, उसका अंतिम परिणाम यही होगा कि चीन और रूस के बीच निकटता, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी और नैसर्गिक साझेदारी यानी नेचुरल अलायंसेस के रूप में स्थापित हो जाएंगे। यूक्रेन संकट के मद्देनजर माइकल शोब्रिज ने लिखा है कि यूरोप एंड द इंडो पैसिफिक आर नाउ अ सिंगल स्ट्रेटेजिक सिस्टम ज्वाइंड बाय द एक्शन ऑफ पुतिन एंड जिनपिंग। यानी वह अमेरिका,
जो दुनिया में सैन्य दखल और सामरिक निवेश की लागत को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहा हो, वह अमेरिका आज इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायनामिक्स से निकलकर वापस यूरोपियन जियोपॉलिटिकल थिएटर में खुद को प्रतिस्थापित या कहीं इंगेज कर रहा है। तो इससे किसका फायदा है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को लेकर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों के लिए रूस और चीन एक समान चिंता का कारण है। लेकिन प्रश्न यह है कि अमेरिका रूस को नियंत्रित करने के लिए यूक्रेन में जैसी कूटनीतिक और सामरिक सक्रियता दिखा रहा है, क्या चीन की सामरिक आक्रामकता को सीमित करने के लिए वे वैसा ही कर सकते हैं? खासकर तब जब चीन ने अमेरिका संचालित विश्व आर्थिक और भू राजनीतिक संरचनाओं को अपने वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस के जरिए कहीं बड़ी चुनौती दी है। ऐतिहासिक समझ यही कहती है कि कंजेस्टेड यूरोप का कॉन्टेस्टेड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में दोबारा जा फंसना यूरोप का विकल्प नहीं हो सकता। तो यूक्रेन संकट से पैदा हो रहे हालात किसके लिए अवसर हैं? पश्चिमी देश जानते हैं कि यूक्रेन संकट चीन के लिए एक महान अवसर है। चीन चाहेगा कि रूस के साथ मिलकर यूएन जैसे विश्व मंचों पर पश्चिमी देशों के आर्थिक व अन्य प्रतिबंधों की नीति के विरुद्ध एक अल्टरनेटिव पोल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में खुद को स्थापित कर ले। चीन के पास वह क्षमता भी है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर रूस की मदद कर सके, जो पूर्व में दोनों देशों के बीच रहे कंडीशनल अलायंस को अब स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में बदल सकता है। ऐसा होने से दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक चीन की सामरिकता और हित में रूस की अथॉरिटेरियन डिप्लोमेसी की अड़चनें कम हो सकेंगी। रूस के विशाल प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ईंधन भंडारों में चीन के तात्कालिक और दीर्घकालिक हित हैं, जो पश्चिम एशिया और हिंद महासागरीय परिवहन मार्गों पर उसकी निर्भरता और औद्योगिक उत्पादन की लागत दोनों को कम करने में उपयोगी साबित होंगे। कूटनीतिक संदर्भों में देखें तो यूक्रेन संकट के इस दौर में भारत का पक्ष और उसकी निष्पक्षता समेत दीर्घकालिक हित सभी कसौटी पर परखे जा रहे हैं। कारण दो है। पहला कि बीते एक दशक में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और यूरोपियन यूनियन समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ भारत के लगातार प्रगाढ़ हो रहे कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में सहसंबंध। दूसरा, वैश्विक कूटनीति में संप्रभुता, अखंडता और सह अस्तित्व के विचारों के समर्थक के रूप में विश्व मंचों पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज के रूप में भारत की प्रतिष्ठा। बूचा में हुई त्रासदी के बाद अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की वोटिंग में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले के अवसरों पर भी भारत ने शांति, संप्रभुता के सम्मान और मानवाधिकार के संदर्भों का हवाला देकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की अपील करते हुए और रूस की सीधी आलोचना से करने से बचते हुए मतदान में भाग नहीं लिया है। India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. We continue to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterate our call for end to all hostilities. Recent reports of civilian killings in Bushehr are deeply disturbing. We have unequivocally condemned these killings and support the call for an independent investigation. अमेरिका समेत पश्चिमी देश यही चाहते हैं कि रूस पर उनके द्वारा लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों और शर्तों का भारत सम्मान करे, ताकि रूस की वित्तीय हालत कमजोर हो और यह युद्ध को समाप्त करने का एक बाध्यकारी कारण बन जाए। लेकिन ऐसी अपेक्षा अनपेक्षित है। चीन पर अनेकों आर्थिक प्रतिबंध को लगाने वाला अमेरिका चीन के साथ अपने कारोबार को कम नहीं कर पाया है। जर्मनी समेत यूरोपीय देशों ने क्रीमिया प्रकरण के बाद भी रूस के साथ एनर्जी एग्रीमेंट्स किए हैं और आज भी रूस यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। भारत सरकार ने यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में भारी तेजी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव के बीच रुपया रूबल ट्रेडिंग मैकेनिज्म के साथ 25 से 30% सस्ती कीमत पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल के आयात का फैसला किया है। यह हमारे राष्ट्रीय हितों और भारत रूस संबंध के सबकों और भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर हमारे कूटनीतिक संप्रभुता की नई उद्घोषणा है। If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. The conflict in Ukraine
has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. In a complex and globalized world, every nation takes into account the reality of interdependence. Even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies that safeguard the well-being of their population. So what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. लेकिन भारत और रूस के बीच के संबंध उलझने की दो दशाएं हो सकती हैं। पहला कि यदि रूस की यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का विस्तार पूर्वी यूरोप के नाटो देशों तक पसर जाए, और दूसरा कि यदि रूस पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और भारत सीमा में चीनी घुसपैठ पर रूस की प्रतिक्रिया या निष्पक्षता भारत के हितों और संवेदनशीलता के अनुरूप ना हो। इन दोनों ही दशाओं में भारत के लिए रूस के साथ कूटनीतिक सामंजस्य बनाए रखने के विकल्प और भी सीमित हो जाएंगे। लेकिन रूस और चीन की जुगलबंदी क्या भारत के कूटनीतिक और सामरिक हितों के अनुकूल है? अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि यदि चीन भारत के साथ लगती सीमाओं पर अतिक्रमण करता है तो रूस उसमें कोई मदद नहीं कर सकेगा। अमेरिका के राजनयिक के यह बयान गैर जरूरी है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में चाहे वो यूएसए हो, सोवियत संघ या फिर उसका उत्तराधिकारी रूस, उनके इतिहास और भूमिकाओं का परीक्षण आवश्यक है। क्या यह सच नहीं है कि 1971 के युद्ध में जब भारत की पाकिस्तान पर बढ़त बन गई थी और पाक अधिकृत कश्मीर को पूरी तरह जीत लेने के लिए भारत ने सोवियत संघ से हथियारों की अतिरिक्त मांग की थी, तब सोवियत संघ ने शिमला समझौता होने तक भारत के इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कहा जाता है कि तब सोवियत और अमेरिकी हित एक हो गए थे। भू राजनीति और भू सामरिकी की कठोर सच्चाई यही है, और हमें यह समझना चाहिए कि सोवियत संघ और उसके उत्तराधिकारी रूस तब और अब भी अपने ही राष्ट्रीय और सामरिक हितों को साध रहे थे और भविष्य में भी साधेंगे। हालांकि सोवियत संघ और उसके उत्तराधिकारी रूस द्वारा भारत को कश्मीर मसले पर यूएन सुरक्षा परिषद व अन्य मंचों पर समर्थन मिलता रहा है। वे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मुखर समर्थक भी रहे हैं। आज भी भारत की प्रतिरक्षा में रूस पर निर्भरता 75% ना सही लेकिन 49% तो है ही, जो इतनी आसानी से समाप्त होने वाली नहीं है। साथ ही तथ्य यही है कि न केवल यूएसए बल्कि रूस भी अपनी सामरिक प्रणालियों को भारत को इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं कराते हैं। सवाल फिर वही है कि यूक्रेन संकट के दौर में जब चीन के साथ रूस की साझेदारी गहरी हो गई हो, तब यदि चीन भारत के साथ विवादित सीमा में घुसपैठ या अतिक्रमण करता है, तब रूस की प्रतिक्रिया कैसी होगी? यह बात स्पष्ट है कि विश्व कूटनीति में रूस और पुतिन के लिए विकल्प सीमित हुए हैं। रूस के लिए चीन आज एक बाध्यकारी साझेदार है और यूक्रेन संकट का समापन चाहे जिस भी रूप में हो, एशियाई पावर मैट्रिक्स में परिवर्तन अवश्य होंगे, जिसमें चीन रूस को यूरेशियाई परिक्षेत्र में सीमित या इंगेज रखना चाहेगा। लेकिन रूस के लिए भारत अनिवार्य साझेदार रहेगा, क्योंकि यूरोप के प्रतिस्पर्धी भू सामरिकी में उसे जिस कूटनीतिक मध्यस्थ की आवश्यकता है, उसमें चीन की तुलना में भारत की छवि कहीं अधिक उपयोगी रहेगी। पूरी दुनिया में वेपनाइजेशन ऑफ वाटर से लेकर वेपनाइजेशन ऑफ फंडिंग एंड फाइनेंस को लेकर उठने वाली वाजिब आशंकाओं और श्रीलंका व पाकिस्तान जैसे देश बर्बाद हो रहे देशों के बदनाम उदाहरणों और कारणों के लिए चीन की छवि समस्याग्रस्त हो चुकी है। डिप्लोमैटिक मेन स्ट्रीमिंग के लिए रूस के पास एशिया में भारत से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। बावजूद इसके भारत के विरुद्ध चीन की सामरिकता को रूस निर्देशित, नियंत्रित या संयमित कर सकता है, यह एक भ्रम है। दूसरी बात यह है कि आज का भारत 1971 में नहीं है और रूस की वैश्विक छवि यूक्रेन प्रकरण के बाद वैसी नहीं रह जानी है। लेकिन चीन की आर्थिक और सामरिक आक्रामकता व क्षमता बढ़ रही है।
जिस तरह रूस ने हिस्टोरिकल गार्जियनशिप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर यूक्रेन के संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी है, इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है कि चीन ऐसे ही तर्कों का इस्तेमाल कर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक गड़बड़ियां कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से चीन को मिलने वाली एक प्रेरणा यह भी हो सकती है कि जिस तरह यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को रूस ने स्वतंत्र घोषित करने की कार्रवाई की, उसी समान चीन भी अक्साई चिन, लद्दाख और पाक नियंत्रित कश्मीर को लेकर कोई कूटनीतिक दांव न खेल दे। चीन द्वारा हिमालयी इलाकों में बेहद तेज गति से अतिक्रमण कर स्थायी कब्जा करने का खतरा हमेशा है और वह बरकरार है। लेकिन यूक्रेन युद्ध की प्रेरणाओं में दो और सबक हैं जो चीन को याद रखना चाहिए। पहला कि भारत और चीन के बीच की सीमाओं पर स्ट्रेटेजिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रूस और यूक्रेन के समान खुले नहीं हैं बल्कि सीमित हैं, और हाई एल्टीट्यूड जोन्स के अपने ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। दूसरा कि यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य असंतुलन की तुलना में भारत और चीन के बीच सामरिक असंतुलन काफी कम है, और सामरिक संतुलन पूरी तरह रूस के पक्ष में होने के बाद भी यदि यूक्रेन युद्ध 45 दिनों तक खिंच चुका है तो चीन को भारत की क्षमताओं को लेकर गलत आकलन का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। रूस की चीन पर बढ़ने वाली निर्भरता के संदर्भ को भारत अब अनदेखा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि अनसुलझे सीमा विवाद को परे रखकर जब चीन द्वारा चाइना इंडिया प्लस कोऑपरेशन की पेशकश की जाती है तो भारत इसे दक्षिण एशिया में कूटनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए भारत के कंधे के इस्तेमाल की चीनी रणनीति समझ रहा है। भारत को चीन के साथ संभावित टकराव में फौरी और समतुल्य प्रतिक्रिया यानी इमीडिएट एंड इक्वल रेस्पॉन्स के लिए सभी संभव तैयारियां करनी ही होंगी, जिसके लिए सामरिकता से लेकर इंटेलिजेंस और डिजिटल इनपुट्स में अधिकतम आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज भले ही रूस भारत को वह सब कुछ उपलब्ध कराने को तैयार है जो भारत की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता भारत के सामरिक आवश्यकताओं और तकनीक हस्तांतरण की अपेक्षाओं की सीमा बन जाएगा, इसका परीक्षण होना बाकी है। सीमित मित्रों और सीमित कारोबारी अवसरों की सूरत में यह संभव है कि रूस पाकिस्तान को भी हथियारों की आपूर्ति आरंभ कर दे। जहां तक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का संदर्भ है, रूस की सामरिकता ने यूरोप को जिस संकट में ला खड़ा किया है उसमें यह स्वाभाविक है कि अमेरिका समेत यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी से लेकर फ्रांस जैसे देशों के पास इंडो पैसिफिक थिएटर में निवेश करने लायक संसाधन और सामरिकता अब सीमित हो जाएंगे। हमें विचार करना होगा कि यदि रूस और चीन मिलकर दक्षिण और पश्चिम एशिया में नए समीकरण निर्मित करने लगे, जाहिर है भारत को न केवल रूस, चाइना, इंडिया, RIC फोरम और SCO जैसे फोरम्स का बेहतर उपयोग करना होगा, साथ ही अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को विस्तार देकर खुद को सशक्त बनाए रखना होगा, ताकि भारत को बतौर साझेदार बनाए रखना रूस ही नहीं चीन के लिए भी कूटनीतिक प्रतिष्ठा और नैतिक आवश्यकता बनी रहे। भारत के लिए कमजोर रूस एक चिंता का कारण तो है, लेकिन क्या पश्चिमी देशों के लिए चीनी आक्रामकता के संदर्भ में कमजोर भारत चिंता का कारण नहीं हो सकता? सार यही है कि यूक्रेन में रूसी अभियान ने भारत के कूटनीतिक और सामरिक संतुलन को जटिल बना दिया है, और भविष्य यह परीक्षण करेगा कि भारत रूस संबंधों में मित्रता के शानदार इतिहास की निरंतरता किस रूप में अपने को जीवंत रखती है। यूक्रेन संकट के परिप्रेक्ष्य में भारत की यात्रा करने वाले राजनयिकों की सूची आकर्षक है, जो इस बात का संकेत करता है कि रूस और चीन दोनों के संदर्भ में भारत विश्व कूटनीति के क्षेत्रीय और वैश्विक आयामों में एक महत्वपूर्ण साझेदार अवश्य रहेगा। आपने कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम फिर किसी बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आप अपने सुझाव अवश्य भेजें। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।